चलिए आउटलुक 2023 की तरफ बढ़ते हैं और हमने कहा कि आज हम बातचीत करेंगे जीरोधा के को फाउंडर निखिल कामत से। निखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। और आउटलुक 2023 की हम लोग बातचीत करेंगे, तैयारी लोग नए साल की करेंगे। मार्केट में एक अजीब सा इस समय एक माहौल दिख रहा है, बहुत तरीके की खबरें प्ले हो रही हैं। कैसे देख रहे हैं आप मार्केट को इस वक्त, अगर हम 2023 के नज़रिए से समझने की कोशिश करें आपसे? तो 3 या 4 बड़े इश्यूज हैं जो हमारे मार्केट्स के खिलाफ शायद जाएंगे। एक होगा ये कोविड के नंबर्स चाइना से बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा ग्लोबल स्लोडाउन हो रहा है इन्फ्लेशन की वजह से। इंटरेस्ट रेट साइकिल्स जो द इंटरेस्ट रेट साइकिल व्हिच हैज टर्न्ड अपवर्ड is probably set to continue. जो लोन हम डोमेस्टिकली लेते हैं उस the rate of interest on that loan will probably go up 200-250 basis points by virtue of the action that has happened up until now. इसका इफेक्ट शायद इंडस्ट्री में अभी पूरी तरह से दिख नहीं रहा है, but it is bound to cause some kind of a slowdown. और थर्ड विषय ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है, जो बढ़ता जा रहा है एंड इट्स गेटिंग ड्रैग्ड, इट्स नियरिंग द 1 year mark टू नाउ। ये लगता नहीं है कि कभी इन द नियर फ्यूचर सॉल्व होने वाला है। एंड इफ यू लुक एट ग्लोबल मार्केट्स ओवरऑल, ज़्यादातर मार्केट्स 30-40% करेक्ट हो चुके हैं। जैसे अगर आप नास्डैक की कंपनीज को देखें, जैसे कि मेटा, ये लोग अभी 8-9 times earnings पे ट्रेड कर रहे हैं। When the global condition is like this, for our indexes domestically to trade at expensive valuations relative to our own past, risky लगता है इस टाइम में निवेश करने के लिए मार्केट्स में। तो I don't think 2023 will be as good as the previous 2 years. I would think at best it would be a flat to range bound year. तो लोगों को ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहिए, एक ही एसेट क्लास या एक ही स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, एंड नॉट जस्ट डाइवर्सिफाई बिटवीन डिफरेंट स्टॉक्स। बट अगर आप देखें अभी फिक्स्ड इनकम, कॉर्पोरेट डेट, गवर्नमेंट डेट, यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई है। जैसे कि अब अगर आप बैंक FD में भी अभी नेगोशिएट करके पैसे डालते हैं, यू कैन गेट एज मच एज 7.5%। सो द क्वेश्चन बिकम्स, अगर स्टॉक मार्केट में रिस्क के साथ, वॉलेटिलिटी के साथ यू कैन मेक 11% जितना निफ्टी ने हिस्टोरिकली दिया है, और यू कैन मेक रिस्क फ्री इन अ बैंक FD 7.5%, one should really question कि does it make sense to take some exposure to fixed income as well. 7.5% की FD और रिस्क के साथ, बहुत मेहनत के साथ 10-11% स्टॉक में आप ले सकते हैं। सेट क्लास डाइवर्सिफाई करना चाहिए। निखिल, यू चेज मनी? फिर से बोलिए। आप मनी चेज करते हैं या सेंटिमेंट को चेज करते हैं? While investing? Yeah, investing and trading. Yeah, definitely. Well, I think both are extremely relevant. जैसे कि आप if you're tracking a FII, for example, आपको पता रहता है कि किस FII का average ticket size क्या है। तो if you look at a FII जो on average invests maybe $100 million, start buying a company, one can make the assumption that the first $20 million he buys, he will follow it up with additional investment. So from that perspective, following the money is important. हमने इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया था just recently. ट्रैक्ट FIIs ने क्या किया है पिछले 5 सालों में versus DIIs ने क्या किया है। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जब एक खरीदता है तो दूसरा बेचता है, जब दूसरा बेचता है तो एक खरीदता है। बट ऑन एवरेज DIIs आर राइट मोर ऑफ्टन देन FIIs. DIIs are right about 50% of the time, FIIs are right about 35% of the time. तो अगर किसी को मनी चेज करना है तो he would be better off chasing
what the domestic institutions are doing versus FIIs. And to that end, DIIs seem to be buying right now. पिछले एक महीने से वो खरीद तो रहे हैं. तो निखिल, ऐसा बीच में वो 15% कौन है जो उसको करता? 50% तो FII, जो 35% DIIs, तो बीच का 15% है. लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर ये थ्योरी इस्टेब्लिश हो गई 1-2 सालों में कि हमारे डोमेस्टिक फंड बहुत पैसे लगा रहे हैं, 13-14 हज़ार करोड़ की, 13 हज़ार करोड़ की SIPs चल रही हैं, तब तो फिर मार्केट को डरना नहीं चाहिए फिर. तो नीरज, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और रिटेल market ke in terms of what percentage is held by what class in the market, retail holds about 7.5%, HNI hold about 2.5%, mutual funds hold about another 7.5%. So अगर आप सब कुछ मिलाएंगे भी तो retail क्या effect on the market is somewhere on the lines of 17-18%. Global flows जो promoters कर रहे हैं, these things have a disproportionate impact on market direction. But सबसे बड़ा problem ये है कि हम all time high के पास हैं, 4-5% दूर हैं, जब बाकी markets 30-40% नीचे हैं. तो अगर मैं एक ग्लोबल इन्वेस्टर आज बैठ के कंपेयर करूंगा मार्केट्स को, तो लेट्स से इवन अबाउट मेटा व्हिच वी स्पोक अबाउट अर्लियर, व्हिच इज अवेलेबल एट 8-9 टाइम्स अर्निंग्स, मुझे चॉइस बिटवीन अ मेटा एंड बिटवीन अ लिस्टेड से न्यू एज टेक कंपनी इंडिया में दिखे, तो आई वुड प्रोबेबली पिक मेटा बाय वर्च्यू ऑफ the scale of the company, the revenue numbers of the company. So I think on a relative basis, काफी problem है in terms of valuation. We are sitting on frothy territory today. Okay. निखिल, एक आपके पास चूँकि डेटा बहुत होता है और आप देश के सबसे बड़े ब्रोकर हैं, तो जो आपने एक न्यूज़ लेटर है आपका जिसमें ट्रेडर्स के बारे में कहा गया कि दे कैन नॉट बीट इवन FD रेट ऑफ रिटर्न 99% इन 3 years एवरेज. ये क्या है, मुझे समझाइए. ये तो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी. तो नीरज जी, ये मार्केट में आउटसाइड ऑफ व्हाट हैपेंस इन द मार्केट्स इटसेल्फ, देयर आर अ लॉट ऑफ हेडविंड्स फॉर रिटेल ट्रेडर्स, जैसे STT, स्टैम्प ड्यूटी, टैक्सेशन, इम्पैक्ट कॉस्ट. अगर आप निफ्टी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं एंड यू लुक एट मार्केट प्राइस ऑफ 12,200, जब आप बाई ऑर्डर दबाते हैं तो यू लूज 1 point, 1.5 points इन इम्पैक्ट अलोन, क्योंकि हमारे मार्केट्स ज़्यादा डीप नहीं है. उस पे आप ऐड कीजिए 1 point plus of STT and you add stamp duty, transaction charges सब ऐड कीजिए. अगर कोई रिटेल ट्रेडर दिन में 10 बार ट्रेड करे बाय एंड सेल, he has lost maybe 15 points, 20 points including impact in the Nifty in terms of cost of trading itself. अगर ऐसे odds के साथ traders को पैसे कमाने पड़े तो it's not very easy. And inherently leverage है. Leverage is a detriment towards long-term profitability. So for many reasons ये होता है, but I think the onus is on the entire ecosystem to make trading more efficient in terms of cost. और मैं ब्रोकर्स की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि they are working it next to negligible cost today. I'm not only talking about us, but a vast majority of brokers out there. And B, to encourage trading in a manner where the impact cost in the market goes down significantly. अगर आप कोई भी developed economy की बात करें across the world, having a robust, deep, very, a big stock market is a prerequisite to having a big developed economy. At the very core of it, stock markets are essential for companies to raise money, to fund their capex, for companies to grow. तो stock market essential है और profitable traders बनाना हम सबकी responsibility है. As a country, I think it is extremely important कि हम ऐसा situation क्रिएट करे जहाँ ज़्यादा लोग प्रॉफिटेबल हो सके. करेक्ट. निखिल, बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि आप एक बहुत ही स्किल्ड ट्रेडर भी हैं. 17 साल की उम्र से आपने इसको
एक्सेल कर लिया था। मैं ये समझना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो बहुत सारे रोज कोविड के दौरान में बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स खुले, बहुत बड़ी संख्या में लोग आए और वॉल्यूम देख के ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। तो ये जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, ये एक पार्ट तो ये होगा कि जहाँ पे इम्पैक्ट कॉस्ट रेगुलेटरी इश्यूज़ या डीप मार्केट है। दूसरी बात ये है कि क्या ट्रेड करते हैं वो लोग, स्ट्रैटेजी ट्रेड करते हैं, टाइम अपना ट्रेड करते हैं, या मनी ट्रेड करते हैं, क्या ट्रेड करते हैं जिसमें वो अच्छा रिटर्न नहीं बना पाते? आई थिंक लोग इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं। आई फील लाइक लोग टिप्स देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आई मीन नीरज जी, तो मैं ये सोचता हूँ ऑन अ वेरी बेसिक लेवल, अगर कोई जानता है किसी स्टॉक को क्या होने वाला है, बैठ के लोगों को टिप मैसेज नहीं करेगा, वो खुद उस पर एक्ट करेगा। So ये चीज़ें काम नहीं करती है। एंड आई थिंक पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट कोई आपको बैठ के मैसेज कर रहा है कि ये स्टॉक 100 रुपए में लो और 120 में बेच दो। नोबडी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर, किसी को पता नहीं कल क्या होगा। तो people should be disciplined. I think that's the most important thing when it comes to trading. Uh, Leverage akela, like in itself, it's such a big deterrent to be able to make money long term. अगर आप leverage ना लें, अगर आप diversify करें, अगर आप stop losses रखें, and I think it's prudent to have a certain portion of your savings in a risk-free asset class. ये आप बैंक एफडी बोल सकते हैं, which is even not 100% risk free. You can take something with a sovereign guarantee, maybe a government bond or tax free bond. But ये simple चीजें करके, and by remaining disciplined, it makes a big difference in who is profitable and who is not profitable. और एक बहुत बड़ी बात यह है कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक होते हैं, अगेन बाय वर्च्यू ऑफ मिस सेलिंग जो सोशल मीडिया पे होता है। लोग बोलते हैं कि आई डबल ट्रिपल माय मनी रिटर्न्स, ऐसे। आई फील लाइक अगर आपको बैंक एफडी में 7% मिल रहा है और स्टॉक मार्केट में आप 11-12% कमा सकते हैं, वन बिग एडवांटेज ऑफ स्टॉक मार्केट इज अगर आप 1 साल से ज्यादा रखते हैं तो आप 10% टैक्स देते हैं, वर्सेस एफडी में जहाँ पे आपका टैक्स रेट ज्यादा है। इफ यू कैन मेक नेट 12%, यू कैन डबल योर मनी every 5.5-6 years, versus if you make 7% a year, it'll take you 10 years to double your money. And ये मैं taxes को account करने के बिना कह रहा हूँ। So when you account for taxes, stock markets are a much better means of increasing wealth over generations compared to a bank FD. When लोगों के expectations और realistic होते हैं and they're able to focus on making the 12%, ये automatically risk कम लेते हैं. And I feel like if you're able to double your net worth every 5-6 years, it's an incredible investment, a really good asset class. तो काफ़ी हद तक ये साइकोलॉजिकल गेम भी हो गया कि आपको अपनी ग्रीड और एक्सपेक्टेशंस और इन्फ्लुएंसेस से बचना है, जिससे कि आप एक पता नहीं साइंटिफिक तरीका हो सकता है क्या, कोई इसका एक कि साइंटिफिक तरीका होता है क्या इसका, निखिल? I mean, psychology is a subject which has been studied for a long time. हम लोगों के सबके emotional biases होते हैं। जैसे हम लॉस से ज़्यादा डरते हैं जितनी खुशी हमें प्रॉफिट से होती है। So we are always a little bit more risk averse than we should be. तो ज़्यादातर ट्रेडिंग यही होता है कि अपने बायसेस के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। It doesn't matter what rules one sets for themselves, but the key is to follow a bunch of rules, be disciplined, try to make that 12-13% a year, which I think is possible over the long term. And do not deviate and do not be swayed by emotions in the short term, या कोई किसी और की advice or what mass hysteria might be leaning towards. I think if you do these few things simply and diligently, the odds of you being profitable long term go up a lot. ओके, तो मैं शो खत्म करूँ इससे पहले निखिल एक बात मैं कहना चाहता हूँ जिसको आप एग्री डिसएग्री करें, जो मैं इस बातचीत से समझ पा रहा हूँ कि अगर आप बहुत
स्किल्ड नहीं है, बहुत डिसिप्लिन नहीं है और बहुत थॉट थ्रू प्रोसेस से नहीं जाते हैं, तो आप एफडी को बीट नहीं कर पाएंगे, आप कितने बड़े ट्रेडर हों, क्योंकि आपके बायसेस हैं, आप इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो फिर आपको इन्वेस्टिंग का रास्ता अपनाना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा सेफ प्ले आप कर सकते हैं, राइट? या तो अगर मैं कुछ कह सकता हूँ तो आई डोंट बिलीव देयर इज सच अ थिंग एज टैलेंट या स्किल. दीज थिंग्स आर ऑल a factor of our own evolution. हमने क्या surroundings में we have grown, what is the kind of knowledge we have consumed, what are the kind of investors we have spent time around, who are our peer group. These things form you into being a more experienced trader. And मैं कहता हूँ कि अगर आप ये चीजें ठीक से कंट्रोल करें और अपने बायसेस को कंट्रोल कर सके, तो देन यू शुड डू ट्रेडिंग. एंड इवन मोर सो देन ट्रेडिंग, आई वुड रेकमेंड इन्वेस्टिंग. And in both of this, I would say कि follow these rules where you don't leverage, you don't trade on borrowed money, you diversify a lot, you don't buy any small cap companies, stick to blue chip. ये चीजें करेंगे तो आपके प्रॉफिटेबल होने के odds डेफिनेटली ऊपर जाएंगे. ओके निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया. और मेरे मन में लगातार ये बात आ रही थी जब से मैंने न्यूज़लेटर आपको पढ़ा था कि इस बारे में आपसे बातचीत ज़रूर की जाए कि ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर के लिए 2023 में क्या क्या उनको ध्यान रखना चाहिए. बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और ट्रेडर्स को एजुकेट करने के लिए. थैंक यू सो मच सर. छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट देखते हैं कैसा चल रहा है.